हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया था। ठीक है क्लास, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा एंड सीरम। ठीक है, तो देखेंगे कि प्लाज्मा पहले पढ़ लेंगे प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड और क्लियर और स्ट्रॉ कलर मतलब कि हल्का पीला, ठीक है, प्रोटीन होता है जिसमें ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड या फिर डाइटेड होते हैं। सिंपल वर्ड देखें तो प्लाज्मा वाटर प्लस प्रोटीन डिजॉल्व द सब्सटेंसेस। ठीक है, ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली 55% प्रोटीन प्लाज्मा होता है, वाइल रिमेनिंग प्रोटीन्स मेनली ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट वाटर अबाउट 90 से 92% होता है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स या गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट और अदर्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें अगर जो इसके कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा में होता है कि प्लाज्मा में मेनली फॉलोइंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर 90 से 92%। वाटर प्लाज्मा का सबसे मेजर कंपोनेंट्स होता है। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो इसमें हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एल्बुमिन तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ग्लोबुलिन्स मेनली इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज़ की तरह इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट देती हैं। फाइब्रिनोजेंस मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन और मसल्स फंक्शंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स में इसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लाज्मा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स को बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। हार्मोन्स इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लैंड से रिलीज होने वाली हार्मोन्स को प्लाज्मा ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक कैरी करते हैं। वाटर वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड या केराटिन्स और कार्बोनेट डाइऑक्साइड को एप्रोप्रिएट ऑर्गन तक ट्रांसफर करने में प्लाज्मा हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें इसका जो फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि किस तरीके से फंक्शन होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट फंक्शन। तो प्लाज्मा एक ट्रांसपोर्टेटिंग मीडियम की तरह काम करता है। ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट और गैसेस और वाटर प्रोडक्ट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कैरी करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में इंटेस्टाइन से टिश्यू तक प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग में प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन स्पेशली फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। इंजरी होने पर ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं और एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। डिसइंफेक्शंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज़ और अदर्स डिसफंक्शंस प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बॉडी के इम्यून डिसफंक्शंस में हेल्प करते हैं। मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर्स एल्बुमिन प्लाज्मा का
कॉलॉइड ऑस्मेटिक प्रेशर्स मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट हैं। इससे ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखते हैं। मेंटेन पीएच, तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट और अदर्स बफर्स सिस्टम्स होते हैं जो ब्लड का पीएच रिलेटिवली स्टेबल्स और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो प्लाज्मा वाटर रिच होने के कारण हीट को बॉडी के डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन एंड सेपरेशंस ऑफ प्लाज्मा ऑब्टेन करने के लिए ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करना जरूरी है। इसलिए ब्लड सैंपल में एन अप्रोप्रिएट एंटीकोगुलेंट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड का कलेक्शन एंड एंटीकोगुलेटिंग एडिशन। तो ब्लड को सूटेबल्स एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। कॉमन एंटीकोगुलेंट इंक्लूड होते हैं जैसे हिपैरिन, EDTA, एरेथ्रो और ऑक्सीलेट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो एंटीकोगुलेंट ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। और ब्लड कलेक्शंस के बाद सैंपल के जेनेटिकली एंड थ्रोली मिक्स करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि एंटीकोगुलेंट ब्लड के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए और क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो। अगर जो मिक्सिंग जेंटल होनी चाहिए और एक्सेसिवली सिंकेज से ब्लड सेल डैमेज हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशंस में एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। आप इसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज में क्या होते हैं कि एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किए जाते हैं। इसमें हमारे सेंट्रीफ्यूगेस की बात करें 5 से 10 मिनट तक अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 25,000 RMP होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, टॉप पर प्लाज्मा होता है और मिडिल पर वफली एंड कोट किया जाता है WBC ब्लड प्लेटलेट्स की। तो बॉटम में हमारी RBCs होती हैं। तो प्लाज्मा की बात किया जाए तो 55% ऑफ टोटल ब्लड, और वफी कोड ये जो है ल्यूकोसाइटिस्ट एंड प्लेटलेट्स लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड, और एरेथ्रोसाइटिस्ट 45% ऑफ टोटल ब्लड। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक वाइट और रेड कलर का, तो प्लाज्मा, वफी क्लॉट और रेड ब्लड सेल, ये जो होता है सेंट्रीफ्यूगस ब्लड क्लॉट का होता है। सेपरेशंस ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशंस के बाद अपर और स्ट्रो कलर लिक्विड लेयर प्लाज्मा होती है। इस प्लाज्मा को केयरफुली पिपेट या ट्रांसफ़र करके सेपरेट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। केयरफुली सेपरेट करने पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लाज्मा के साथ बफली क्लॉट या RBCs कंटेनर्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली लैबोरेटरी टेस्ट के लिए। ठीक है। प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। इसमें यह भी है कि सेपरेटेड प्लाज्मा को प्रॉपरली लेबल किया जाता है। लेबल में जनरली प्रोटीन और सैंपल्स आइडेंटिफिकेशन या डेट एंड टाइम और सैंपल का टाइम और रिक्वायर्ड लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उस लेबल में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। फिर प्लाज्मा वर्सेस सीरम के इम्पॉर्टेंट देखें तो इसमें फीचर्स ऑफ्टेंड, कहाँ से ऑफ्टेंड होता है, प्लाज्मा एंटीकोगुलेंट ब्लड, और सीरम जो होता है क्लॉट ब्लड होता है। फाइब्रिनोजन की बात करें तो इसमें जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और सीरम में जो एब्सेंट और रिमूव ड्यूरिंग द क्लॉटिंग के टाइम। ओके। नेक्स्ट हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये भी हमारे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा में, और सीरम में मेनली आर द कंसिडर्स ड्यूरिंग द डॉटिंग्स। सेपरेशंस की बात करें, सेंट्रीफ्यूगस एंटीकोगुलेंट ब्लड सेंट्रीफ्यूगल आफ्टर्स ब्लड क्लॉट में फॉर्मेट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट सेल बट
clotting factor are still present. Serum में plasma like fluid after the clotting show fibrinogen is absent. Okay, plasma. फिर हम बात करेंगे इसमें सीरम की। सीरम में हमारा क्या होता है, ब्लड का क्लियर पेल येलो या स्ट्रो कलर्स लिक्विड प्रोटीन होते हैं जो ब्लड के क्लॉट होने के बाद सेपरेट होते हैं। सीरम, प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन एंड अदर्स क्लॉट फैक्टर्स कॉन्सिक्वेंट ड्यूरिंग द क्लॉटिंग। जब ब्लड को विदाउट एंटीकोगुलेंट कलेक्ट करके क्लॉट होने दिया जाता है तो क्लॉटिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्लॉट फॉर्म हो जाता है। क्लॉट बनने के बाद जो क्लियर लिक्विड अपर्स बचता है उसे क्या हम बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। सीरम इज द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लड हैज़ द क्लॉटेड एंड द क्लॉट हैज़ बीन रिमूव्ड। मीन्स कि सीरम में आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होते और नॉर्मल सीरम में फाइब्रिनोजन भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर जो हम इसके कंपोनेंट्स ऑफ सीरम की बात करें तो सीरम अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर होता है। इसके अलावा इसमें मेनली डिज़ोल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन, सीरम में सेवरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड एंटीबॉडीज़। लेकिन फाइब्रिनोजन नॉर्मली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग के टाइम फाइब्रिनोजन क्लॉट फॉर्मेशंस में यूज़ हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल्स की बात करें तो सीरम में इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। ये फ्लूइड बैलेंस या रिवर्स फंक्शन और न्यूक्लियस फंक्शंस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में ब्लड के लिक्विड प्रोटीन के थ्रू बॉडी के टारगेट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सीरम में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिक्विड एंड अदर्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वाटर प्रोडक्ट की बात करें, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया हो गया, केराटिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सीरम में प्रेजेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सीरम वर्सेस प्लाज्मा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा में ब्लड का लिक्विड प्रोटीन बिफोर द क्लॉटिंग, मतलब कि इसमें फाइब्रिनोजन एंड अदर्स क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सीरम में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने के बाद रिमेनिंग जो लिक्विड होता है इसमें फाइब्रिनोजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन द फाइब्रिन ड्यूरिंग द क्लॉटिंग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ सीरम। इसमें क्या होता है, सीरम ऑब्टेन करने के लिए ब्लड को क्लॉट होने दिया जाता है। यहाँ एंटीकोगुलेंट यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन क्लॉट फॉर्मेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, क्लॉट का फॉर्मेशंस। तो ब्लड कलेक्शंस में ब्लड को एक प्लेन ट्यूब या सीरम ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। एंटीकोगुलेंट नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि ब्लड को नेचुरली क्लॉट होने देना होता है। ठीक है, अलाउ द ब्लड टू क्लॉट, ब्लड को जनरली रूम टेम्परेचर पे अप्रॉक्सीमेटली 15 से 30 मिनट के लिए अनडिजारेबल्स कर रखा जाता है। इस टाइम में ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है, जैसे कि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन और ब्लड क्लॉट। तो क्लॉट के अंदर ब्लड सेल और क्लॉटिंग कंपोनेंट ट्रैपेड हो जाते हैं। क्लॉट फॉर्मेशंस की बात करें, जब ब्लड क्या करता है, ब्लड कंप्लीटली क्लॉट होता है तो क्लॉट ट्यूब के वॉल से रिएक्ट श्रिंक कर सकते हैं और लिक्विड प्रोटीन सेपरेट होने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि
जो क्लॉट को रिम या रिंग करने के मेंटेन रखते हैं। इसमें जो यही पर्पस होता है कि क्लॉट को ट्यूब की वॉल से ग्रेजुअली सेपरेट या रिलीज़ करना होता है ताकि सीरम ईजिली सेपरेट हो सके। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशंस में क्लॉट ब्लड को सेंट्रीफाइड किया जाता है इसमें 5 से 10 मिनट्स एट अप्रॉक्सीमेटली 25,000 RMPM के सेंट्रीफ्यूगल्स के बाद टॉप पे हमारा सीरम होता है और बॉटम पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट। ठीक है। इसमें जैसे कि हम कोई चीज़ जैसे कि हम कलेक्ट कर रहे हैं सीरम को, कलेक्शन ऑफ सीरम्स, तो सेंट्रीफ्यूगेशंस के बाद ऊपर से जो क्लियर पेल येलो या लिक्विड होते हैं, होने वाली जो स्मेयर होती है, इसमें सीरम को केयरफुली पेस्ट या पाइपलेट की हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। केयरफुली पाइपलेटिंग जरूरी है ताकि ब्लड क्लॉट या सेल सीरम्स का साथ मिक्स हो जाए। ठीक है। लेबलिंग की बात करें तो इसमें भी फाइनली सेपरेटेड सीरम्स को प्रॉपरली लेबल किया जाता है। इसमें सैंपल जो आइडेंटिफाई और अदर्स रिक्वायर्ड लेबोरेटरी डिटेल में मेंशन किया गया है। जैसे कि वाई इज सीरम इज़ इम्पॉर्टेंट इन लेबोरेटरी, तो सीरम का यूज़ मेनली बायोकेमिकल्स, इम्यूनोग्लोबिकली एंड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में होते हैं। इसमें जैसे कि ब्लड ग्लूकोज रिलेटेड टेस्टिंग, लीवर फंक्शन टेस्टिंग, किडनी फंक्शन टेस्टिंग और लिक्विड प्रोफाइल्स, हार्मोन्स, एशे, एंटीबायोटिक्स, सेरोलॉजिकल टेस्ट, मैनी बायोकेमिकल्स इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे प्लाज्मा और सीरम्स में डिफरेंस बिटवीन। तो इसमें प्लाज्मा वर्सेस सीरम्स जो होता है, ये प्लाज्मा और सीरम्स दोनों ब्लड के लिक्विड प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इन दोनों को ऑब्टेन करने का मेथड और कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा एंटीकोगुलेंट ब्लड से ऑब्टेन होता है, वेयर द सीरम कलेक्ट इन द ब्लड से ऑब्टेन होते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो पहला हमारा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज़ द फ्लूइड ऑब्टेन विद द एंटीकोगुलेंट ब्लड इज सेंट्रीफ्यूगल्स। प्लाज्मा बनने के लिए ब्लड को क्लॉट करने के बाद एंटीकोगुलेंट ऐड किए जाते हैं, जैसे EDTA या हिपैरिन या सिट्रेट। तो एंटीकोगुलेंट ब्लड को क्लॉट होने से प्रोटीन प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए ब्लड को क्लॉट होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो ठीक है। तो ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ थ्रोली बट जेंटली मिक्स करने के बाद डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगेट किया जा सकता है, और सेंट्रीफ्यूगेशंस के बाद अपर क्लियर लिस्टो कलर्स लिक्विड प्रोटीन प्लाज्मा होते हैं। जैसे कि फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को एंटीकोगुलेंट से प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है। इसमें फाइब्रिनोजन के इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो क्लॉट फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रिपरेशंस इज रिलेटिवली क्विकली। तो प्लाज्मा क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रिपेयर करने में ब्लड को क्लॉट होने के लिए 15 से 13 मिनट वेट नहीं करना पड़ता है। प्रॉपर मिक्सिंग के बाद सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। प्लाज्मा का इम्पॉर्टेंट अगर जो हम क्लिनिकली देखें यूज़ ट्रांसफ्यूजन्स में भी होता है, स्पेशली जब पेशेंट को प्लाज्मा प्रोटीन या क्लॉटिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो, या प्लाज्मा होल बॉडी के सेलुलर कंपोनेंट का सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है।
तो पेशेंट वो लैक ब्लड सेल ग्रेजुअली रिक्वायर्ड हो करते हैं जो अप्रोप्रिएट सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स सच एज RBCs और प्लेटलेट्स रेदर देन प्लाज्मा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसी में सीरम की। सीरम क्या है? सीरम इज द फ्लूइड ऑब्टेन्ड व्हेन इन द क्लॉट ब्लड इज सेंट्रीफ्यूगल। तो सीरम में क्या करते हैं? सीरम प्रिपेयर करने के लिए एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि ह्यूमंस ब्लड के नेचुरली क्लॉट होने देते हैं। ब्लड को जनरली रूम टेम्परेचर पर 15 से 30 मिनट के लिए क्लॉट होने दिया जाता है। जब ब्लड कम्प्लीटली क्लॉट हो जाते हैं तब यूज सेंट्रीफ्यूगल्स किए जाते हैं और सेंट्रीफिकेशंस के बाद अपर क्लियर पेल येलो या लिक्विड प्रोटीन सीरम होते हैं। एंटीकोगुलेंट इज़ नॉट नीडेड। सीरम प्रिपरेशन में एंटीकोगुलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन इनजेंटली अलाउ किया जाता है। फाइब्रिन एब्सेंट होते हैं तो सीरम में फाइब्रिनोजन एब्सेंट होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के ड्यूरॉन फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होते हैं और फाइब्रिन बनाते हैं जब ब्लड फॉर्मेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा सीरम हो गया इक्वल टू प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स कंजक्ट ड्यूरिंग द क्लॉटिंग। ठीक है, सीरम टेक द लॉन्ग टू प्रिपेयर। सीरम प्रिपरेशंस प्लाज्मा से कम्प्लीटली लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि ब्लड को पहले कम्प्लीटली क्लॉट होने देना पड़ता है, इसीलिए यूजुअली 15 से 13 मिनट स्टैंडिंग क्लॉटिंग टाइम रिक्वायर्ड होती है बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। ठीक है, अगर जो हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? प्लाज्मा में एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने पर ऑब्टेन्ड फ्लूइड होता है। इसमें सीरम में क्या होता है? क्लॉट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने पर ऑब्टेन्ड फ्लूइड होता है। इसमें एंटीकोगुलेंट प्लाज्मा में रिक्वायर्ड होते हैं और सीरम में नो रिक्वायर्ड। ब्लड क्लॉटिंग ये भी हमारे जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं प्लाज्मा में और इसमें अलाउड होते हैं सीरम में। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और सीरम में अब्सेंट होते हैं। प्रिपरेशंस ये हमारी फास्ट करते हैं प्लाज्मा में और सीरम में टेक द लॉन्ग बिकॉज द क्लॉटिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टैंडिंग क्लॉट टाइम नो रिक्वायर्ड प्लाज्मा में और इसमें रिक्वायर्ड होती है सीरम में। सेंट्रीफिकेशंस में आफ्टर मिक्सिंग द एंटीकोगुलेंट ये हमारे प्लाज्मा में हो गया और सीरम में क्या होगा? आफ्टर कंप्लीट क्लॉट फॉर्मेशंस। इसमें जो होता है क्या? आफ्टर मिक्सिंग के बाद एंटीकोगुलेंट होगा और इसमें कंप्लीट क्लॉट फॉर्म होगा उसके बाद। ठीक है, मेन लेबोरेटरी यूज़ तो कोगुलेशंस टेस्ट, प्लाज्मा बेस्ड टेस्ट, ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं प्लाज्मा में और सीरम में क्या होता है? बायो केमिस्ट्री, सेरोलॉजी या हार्मोन्स एंड मेनी डायग्नोसिस टेस्ट होंगे। ठीक है, इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये क्लियर स्ट्रो कलर होगा। इसमें क्या होगा? सीरम में ये क्लियर पेल येलो स्ट्रो कलर्स होंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि इसमें क्या है? सीरम इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड यूज इन चेकिंग ब्लड ग्रुप। इसमें दिया है कि इसमें क्या होता है? ब्लड ग्रुपिंग इज़ जनरली परफॉर्म यूजिंग द ब्लड सेल्स स्पेशली RBCs along with appropriate इंटीसियस नॉन सीरम एनॉल। सीरम्स के वाइडली यूज और बायोकेमिकल, सेरोलॉजिकल्स या इम्यूनोलॉजिकल्स या डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स में यूज स्पेसिफिक deficiency of plasma protein clotting factors is not used the simply because क्योंकि जो हमारी प्रोटीन होती है लैक ऑफ ब्लड या ब्लड सेल्स डिफिशियंसी आर ट्रीटेड विद द अप्रॉक्सीमेटली सेलुलर कंपोनेंट्स। ओके,
इसमें ये होता है कि ओवरऑल हम देखें तो प्लाज्मा और सीरम दोनों हमारे जो होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, ये ब्लड का क्लियर स्ट्रोक कलर रिपीट प्रोटीन होते हैं जिसमें आरबीसी या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नॉर्मली सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा का अप्रॉक्सीमेटली 90 से 92% वाटर होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन या इलेक्ट्रोलाइट्स या न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स या गैसेज और वाटर प्रोडक्ट डिजॉल्व होते हैं। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, ऑब्टेन करने के लिए ब्लड को एंटीकोगुलेंट जैसे ईडीटीए या हिपैरिन या सिरेटेट के साथ कलेक्ट किया जाता है। एंटीकोगुलेंट ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं और ब्लड के प्रॉपरली मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफिकेशंस के बाद अपर्स का क्लियर लिक्विड प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ब्लड क्लॉट नहीं है। सीरम की बात करें, सीरम भी हमारा ब्लड क्लॉट होने के बाद रिमेनिंग क्लियर स्ट्रोक कलर्स या लिक्विड प्रोटीन्स होते हैं। सीरम जो है इसेंशियली प्लाज्मा जैसे लिक्विड है बट फाइब्रिनोजन एंड एनी क्लॉटिंग फैक्टर्स कंज्यूम्स ड्यूरिंग द क्लॉटिंग नहीं होते हैं। इसमें सीरम में प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए एंटीकोगुलेंट नहीं ऐड किए जाते हैं। ब्लड को अप्रॉक्सीमेटली 15 से 13 मिनट रूम टेम्परेचर और क्लॉट होने दिया जाता है और कंप्लीट क्लॉट फॉर्मेशंस के बाद ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और सेंट्रीफिकेशन के बाद उस ऊपर का कलर लिक्विड सीरम होता है। ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्लास हम जो डिस्कस करेंगे एंटीकोगुलेंट, ईडीटीए और सिट्रेट, हिपैरिन और ऑक्सीलेट, ये सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास।